जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में आप लोगों को इकोनॉमिक्स का बताया था कि इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण बताया था, कौन कौन से अर्थशास्त्री हैं, क्या क्या लिखवाया था, उसके बारे में बताया था। और आज मैं उनकी परिभाषाओं को बताऊंगा कि कौन सी अर्थशास्त्री ने क्या परिभाषा दी है, क्या परिभाषा में कहा है, उनकी परिभाषा देने का मतलब क्या है, और कैसे कैसे अर्थशास्त्र का डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में चेंजेस आए समय के साथ, कैसे कैसे अर्थशास्त्र में क्या क्या परिवर्तन किया गया और किस किस ने अपनी परिभाषा में क्या क्या परिवर्तन किया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले हम एडम स्मिथ से चलते हैं, क्योंकि एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को ही। तो हम पहली परिभाषा से लेके एडम स्मिथ के बारे में कुछ बताएंगे और एडम स्मिथ की परिभाषा देंगे। ठीक है, एडम स्मिथ महोदय 1723 से 1790 तक इनका कार्यकाल रहा है, मतलब ये 1723 में पैदा हुए और 1790 तक जीवित रहे। इस बीच में इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, अर्थशास्त्र के बारे में व्याख्या करा, अर्थशास्त्र के बारे में सारी चीज़ें बताई, लेकिन इनकी भी परिभाषा पूर्णतः उस समय जो लगा इन्हें, उन्होंने वो परिभाषा दी, लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती गई। तो इनकी परिभाषा उस समय के लिए परफेक्ट थी, लेकिन समय के साथ परिवर्तित हुई और इनकी कुछ परिभाषाओं की आलोचना भी हुई। सबकी परिभाषाओं की कुछ न कुछ आलोचना होती है। तो हमें यहाँ सिर्फ इनका अर्थशास्त्र का परिभाषा, क्योंकि हम अर्थशास्त्र को पूरी लॉ की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को बहुत डीप में पढ़ाना बहुत संभव नहीं है। कुछ सिलेबस के हिसाब से ही हमें पढ़ा के इसको सिलेबस को कवर करना है। तो एडम स्मिथ महोदय 1723 से 1790, जैसा कि मैं बताया आप लोगों को, 1723 से 1790 तक ये रहे और इन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। और इनकी बुक है, ये हिंदी में बुक, इनकी बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मेन चीज एडम स्मिथ की हम वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं पुस्तक को, लेकिन इनकी बुक का नाम यही था। ठीक, पूरी। और हिंदी में जब हम इसका वो करते हैं, हिंदी में जब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो मिलता है क्या? राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में बताया है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये क्या है? अर्थशास्त्र के पिता हैं। अर्थशास्त्र की शुरुआत, अर्थशास्त्र की व्याख्या, अर्थशास्त्र की खोज इन्होंने ही की है और इन्होंने ही अपनी परिभाषा में क्या कहा है? ठीक है, 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन बुक आई थी, उसमें अर्थशास्त्र की परिभाषा इन्होंने दी थी। अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी थी? अर्थशास्त्र की इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है, इनकी परिभाषा है। ठीक है, और इनकी परिभाषा उस समय के लिए सफिशिएंट थी, लेकिन कुछ समय बाद इनकी परिभाषाओं की आलोचना हुई, क्योंकि इन्होंने सिर्फ धन को ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु माना है। क्या माना है? इन्होंने ही धन को मेनली अर्थशास्त्र माना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके परिभाषा की क्या विशेषताएं रही हैं? इनकी परिभाषा में क्या क्या विशेषता रही है? देखिए, पहली है धन। विशेषता क्या है? धन। इनकी परिभाषा में मेन चीज धन की व्याख्या इन्होंने की है। 1776 में ये वेल्थ ऑफ नेशन आई थी। इनकी परिभाषा में पहला धन है। धन पर एडम स्मिथ ने मनी पे ज्यादा फोकस किया है। किस पे? धन पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। धन को ही ये विज्ञान मानते थे, धन को ही उस समय ये धन को ही अर्थशास्त्र मानते थे, धन पे ही इन्होंने शोध किया था। ठीक, और
देखिए धन, इनके लिए धन क्या है? मुख्य स्रोत है। इनकी परिभाषा में धन क्या है? मुख्य स्रोत है। और मनुष्य, जो मनुष्य है वो दूसरे स्थान पे आता है इनकी परिभाषा में। इसकी विशेषता है कि इन्होंने धन को प्राथमिकता दी है और मनुष्य को द्वितीय या गौण स्थान पर रखा हुआ है। ठीक। दूसरा क्या है? व्यक्तिगत समृद्धि। व्यक्तिगत समृद्धि, एडम स्मिथ ने माना यदि व्यक्ति का विकास हो रहा है, ठीक है, व्यक्ति का विकास हो रहा है, व्यक्ति धन अर्जित कर रहा है, तो इससे राष्ट्रीय धन और संपत्ति का विकास होगा। राष्ट्रीय धन और संपत्ति का विकास होगा और देश का विकास होगा। जब व्यक्ति समृद्ध होगा तो राष्ट्र भी समृद्ध होगा, ये इन्होंने कहा। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? मानवीय सुखों, जो मानव का सुख है वो धन से ही प्राप्त होता है, ऐसा इन्होंने माना, जो कि संभव नहीं है। फिर तीसरा, चौथा क्या है? आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है इन्होंने। इन्होंने क्या कहा है? आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है। आर्थिक मनुष्य मतलब वो जो स्वहित से पैदा हो रहा हो, वही आर्थिक मनुष्य माना है इन्होंने। जैसे कि पहले ही हम बता चुके, एडम स्मिथ ने धन संबंधी परिभाषा के लिए ही जाना जाता है, तो इन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी है। धन पर ही इनका फोकस रहा है, इसलिए इनकी आलोचना होती है। इन्होंने धन को माना, व्यक्ति की समृद्धि मानी, और इन्होंने क्या नाम है, वस्तुओं को नहीं इसमें रखा। मेन चीज धन है, तो इनका जो धन है, धन के रूप में अर्थशास्त्र को मानना ही एक तरह से समय के साथ वो चीजें गलत। ऐसा नहीं है कि परिभाषा इनकी वैल्यू नहीं रखती है, इनकी परिभाषा का वैल्यू आज भी है, लेकिन आलोचनाओं के साथ बहुत सी चीजों इन्होंने छोड़ दी है उसमें। ठीक है, तो इनकी परिभाषा मुख्यतः किस पे आधारित है? धन से संबंधित है। दूसरे अर्थशास्त्री थे मार्शल की परिभाषा को पहले ही वर्गीकरण में बताया था। मार्शल ने किस संबंध में परिभाषा दी थी? कल्याण संबंधी परिभाषाएं दी थी। कल्याण से संबंधित परिभाषाएं दी थी। जब एडम स्मिथ ने परिभाषा दी धन की, तब आलोचना जब हुई तो मार्शल ने क्या करा? मार्शल ने भी अपनी परिभाषा दी, और इनका फोकस किस पे रहा? कल्याण, सामाजिक कल्याण संबंधित परिभाषा फोकस रहा। तो इनकी परिभाषा भी उस समय उस परिस्थितियों के हिसाब से सही थी, लेकिन इनकी परिभाषा भी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा है अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस अंश की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं उपयोग से घनिष्ठ संबंध रखता है। मतलब इनकी परिभाषा कल्याण संबंधित परिभाषा है। ठीक है, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी परिभाषा थी, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी परिभाषा इनकी पुस्तक से प्राप्त मिलती है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी पुस्तक है। क्या है? इनकी पुस्तक है, बुक है। किसकी है? मार्शल की। मार्शल की बुक में उन्होंने जो मैंने परिभाषा अभी बताई, वो परिभाषा इनकी परिभाषा उसी में दी हुई है। तो इनकी परिभाषा की क्या विशेषता है? विशेषता भी है इनकी परिभाषा की,
क्योंकि जो भी कोई परिभाषा देता है, जो भी अर्थशास्त्री कोई परिभाषा देता है, उसकी कुछ न कुछ विशेषता होती है। ऐसा नहीं है कि यूं ही दे दिया और समाज में उसने कुछ देखा नहीं, समझा नहीं, यूं ही परिभाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे फिलॉसफर परिभाषा जब देते हैं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहती ही है, हर समय वैल्यू रहेगी। हाँ, आलोचना होती है, परिभाषाओं की आलोचना होती है कि ये चीज़ छूट गया, ये चीज़ छूट गया। वो समय के साथ सबके साथ होता है, समय के साथ सब चीज़ों के साथ होता है। समय जैसे जैसे परिवर्तित होगा, परिभाषाओं में चेंजेस आएंगे, वस्तुएं जुड़ेंगी, चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ घटेंगी, कुछ वर्थलेस हो जाएंगी, जैसे कुछ वस्तुएं समाज से बाहर रहे, कुछ परिभाषाएं घट जाएंगी। समय के साथ परिवर्तित होती रहती है परिभाषा, ठीक है। तो इनकी विशेषता क्या है? अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। बस वास्तविक मनुष्य, वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है। मतलब इन्होंने क्या कहा, मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है, ठीक। मतलब इनका फोकस था कि वास्तविक मनुष्य वह मनुष्य होता है। वास्तविक मनुष्य कौन है? जो हाड़ मांस का बना हुआ व्यक्ति है, वही मनुष्य है, और उसी के का अध्ययन ही क्या नाम है, अर्थशास्त्र है। इन्होंने ये कहा। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। मतलब अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है। मतलब ये समाज में हो रहे लेन देन, हो रही क्या नाम है, क्रय विक्रय, इन सब का अध्ययन करता है। किनका अध्ययन करता है? जो समाज में हो रहा है, समाज में धन से संबंधित, वस्तुओं से संबंधित, लेन देन से संबंधित जो भी चीजें होती है उसका अध्ययन करता है, इन्होंने कहा है मार्शल ने। और ये किनका अध्ययन नहीं करेगा? मतलब जो जंगली हैं, ठीक है, जो जंगली हैं, जंगल में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं व्यक्ति, ठीक है, उनके लिए वो तो समाज से कटे हुए हैं ना, जो जंगल में है, गुफाओं में है, वो तो समाज से कटे हुए हैं, तो उनका अध्ययन करने का क्या मतलब है? इसलिए ये अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। मार्शल ने कहा अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में क्या है? हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे जो समाज से एकदम कटे हुए हैं, जैसे जंगल में है, गुफाओं में है, ऋषि मुनि है, दूर दूर रह रहे हैं, उनका योगदान कहाँ है इसमें, समाज में, इसलिए उनका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो समाज से सामाजिक विज्ञान है और समाज में ही अध्ययन करेंगे। तीसरा क्या है? अर्थशास्त्र साधारण मनुष्य का अध्ययन है। साधारण मनुष्य का मतलब अनसाउंड माइंड जो हो, जो अनसाउंड माइंड जो नहीं है, साउंड माइंड है, स्वस्थचित है, इसका अध्ययन करता है। साधारण मनुष्य में जैसे नॉर्मल व्यक्ति आता है, अब साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता, पागल नहीं हो सकता, शराबी नहीं हो सकता, कंजूस व्यक्ति नहीं हो सकता, साधारण व्यक्ति नहीं है ये लोग। इनकी स्पेशलिटी है, क्या है? कंजूसी, शराबी और क्या है? पागल। ये लोग मतलब समाज में क्या योगदान दे रहे हैं? कंजूस तो घर पे ही अपना सारा काम करेगा, पागल व्यक्ति तो समझ में नहीं आता उसे, ठीक है। तो ये है साधारण मनुष्य से, साधारण मनुष्य से संबंधित इन्होंने मार्शल ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को बताया है, ठीक। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें आर्थिक क्रिया का ही, आर्थिक जो लेन देन है, आर्थिक घर खर्च है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, जो धन से संबंधित हो, जो वस्तु से संबंधित हो, वितरण से संबंधित हो, उन्हीं का अध्ययन इसमें किया जाता है अर्थशास्त्र में। जैसे आर्थिक लेन देन में क्या आ जाएगा? आर्थिक क्रिया का क्या है? जैसे
कोई डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, ठीक है, और कोई डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, मजदूर हो गया, ये आर्थिक लेन देन करते हैं, ठीक है। देश के विकास में कुछ ना कुछ ये योगदान देते ही हैं, सब वर्ग देते हैं, लेकिन आर्थिक लेन देन इनसे भी होता है, ठीक है। और चौथा क्या है, अर्थशास्त्र का संबंध, पांचवा, अर्थशास्त्र का संबंध मानव के भौतिक कल्याण में वृद्धि के उपायों से है। मानव कल्याण के भौतिक सुख सुविधाओं में ही अर्थशास्त्र को लागू किया जाता है। इन्होंने मार्शल ने कहा भौतिक सुख सुविधाएं में आए कपड़ा है, इलेक्ट्रिक है, गाड़ी है, जितना हमें दिखाई दे रही है भौतिक साधन जिसका हम उपयोग करते हैं दिन प्रतिदिन के कार्यों में, उसे हम भौतिक साधन ही कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी परिभाषा है रॉबिन्सन की। रॉबिन्सन महोदय ने भी अपनी परिभाषा दी है, ठीक है। इनका क्या है, इनका पूरा नाम है प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्सन, ठीक है। परिभाषा दी है इन्होंने, क्या परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। एक बार मैं और परिभाषा इनकी बता रहा हूँ, ठीक है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये इनकी परिभाषा है। और इनकी परिभाषा की क्या विशेषता है, इनकी परिभाषा की विशेषता, मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। क्या है, मनुष्य की आवश्यकता क्या है, अनंत है। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है, साधन उसके सीमित हैं। मनुष्य की आवश्यकता अनंत है और साधन सीमित है। सीमित साधनों में ही मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा साधन सीमित है। दूसरा क्या है, साधन सीमित साधनों में ही मनुष्य अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। इधर उधर से जोड़ घटा के अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। साधनों का विभिन्न प्रयोग हो सकता है। साधनों का, इन्होंने परिभाषा दी है कि साधनों का विभिन्न प्रयोग हो सकता है, भिन्न प्रकार से। जैसे साधन है, एक ही साधन है, जैसे जमीन है, जमीन पे घर भी बन सकता है, जमीन पे खेती भी हो सकता है। साधन एक ही है जमीन, लेकिन प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल प्रयोग हो रहा है। घर भी बनवा सकते हैं और कृषि भी कर सकते हैं। चौथा क्या है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भी विभिन्नता होती है। आवश्यकताएं मनुष्य की बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन साधन सीमित होते हैं। तो साधन और आवश्यकताओं में ही उन्हें व्यवसाय करना पड़ेगा और उन्हीं के अंतर्गत व्यवसाय होना चाहिए। और उन्हीं के अंतर्गत मार्शल रॉबिन्सन ने क्या कहा, रॉबिन्सन ने उसी के इर्द गिर्द घुमाया है, आवश्यकताओं के और साधनों के बीच में। पांचवा क्या है, आर्थिक समस्या। आवश्यकताओं के अनंत होने व साधनों के सीमित होने के कारण निर्णय या चुनाव करने में समस्या आती है, आर्थिक समस्या आती है। यदि साधन सीमित होते हैं तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य को साधन यदि सीमित होता है और आवश्यकताएं अनंत होती हैं तो मनुष्य क्या करता है, कुछ न कुछ आवश्यकताएं अपनी काटता है, फिर उसके चुनाव करता है कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है, और कितने में अपना खर्च निभाना है, कितने में अपना खर्च पूरा करना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिला के रॉबिन्सन ने साधन और आवश्यकता पे ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। साधन और आवश्यकता पे इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा और आगे की क्लासेस में कुछ और भी बताया जाएगा, ठीक है। ओके।